हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड चैप्टर 2 का हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है ट्रेड हस्त औजार, ट्रेड हैंड टूल्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ऐसे तो यह वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है इसी ट्रेड से मिलता जुलता ICTSM भी है और MRSC भी है। तो बात क्लियर हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो बुक है वही बुक ICTSM वाले को तथा वही बुक MRSC वाले को, तीनों को पढ़ना है। कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ICTSM और MRSC का जो सिलेबस है, मतलब तीनों का बुक जो है सेम ही है। तीनों ट्रेड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर में जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, जो प्रथम सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ट्रेड हस्त औजार। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अनुबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे, जैसे में प्रमुख ट्रेड हस्त औजार की विशिष्टियाँ, इलेक्ट्रॉनिक में रिवेटिंग, धात्विक चादरों को काटना एवं मोड़ना, चैसिस, कैबिनेट, टूल किट, हस्त औजारों का सामान्य अनुरक्षण। मतलब इन 7 बिंदुओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM और MRSC तीनों ट्रेड के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकर्न कटर प्लायर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो प्लायर होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए एंड कटिंग प्लायर, बी फ्लैट नोज प्लायर, सी राउंड नोज प्लायर और डी पार्श्व कटिंग प्लायर। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्श्व कटिंग प्लायर इसको जानते हैं। याद रखना है, बिकर्न कटर प्लायर को हम पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी इस्पात और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, इस्पात, यानी स्टील के प्रयोग से हम प्लायर्स का निर्माण करते हैं। याद रखना है, जो प्लायर्स होते हैं उनका निर्माण हम इस्पात से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिकर्न कटिंग प्लायर, बी अंत कटिंग प्लायर, सी फ्लैट नोज प्लायर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, फ्लैट नोज प्लायर। याद रखना है, फ्लैट नोज प्लायर का हम उपयोग धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उनकी आकृति देने के लिए हम करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में सी से अंकित भाग को पहचानिए। मतलब ये जो सी है, सी इसी को दर्शा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लैट ग्रिप, बी पिवेट, सी साइड कटर्स और डी ज्वाइंट्स कटर। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पिवेट कहते हैं। याद रखना है, जो प्लायर्स में जो बीच में वो मतलब नोट होता है, तो उस नोट को हम क्या बोलते हैं। तो उस नोट को हम पिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवेट। याद रखिएगा। अगला सवाल है, चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है। मतलब इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए फ्लैट नोज प्लायर, बी राउंड नोज प्लायर, सी बिकर्न कटर प्लायर और डी एंड कटिंग प्लायर। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बिकर्न कटर प्लायर। याद रखना है, इस प्लायर का क्या नाम है। तो इस प्लायर को हम बिकर्न कटर प्लायर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। इनमें से कौन हथौड़ा का भाग नहीं है। ऑप्शन ए फेस, बी पिन, सी हैंडल और डी सैंक। तो मतलब चारों में से कौन हथौड़ा का भाग नहीं है, हैमर का भाग नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा, सैंक जो होगा राइट ऑप्शन होगा। बाकी ये तीनों जो है हथौड़ा का भाग है।
इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है टैनन शो के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 cm, बी 25 cm, सी 35 cm और डी 40 cm। इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ए होगा 30 cm होती है। याद रखना है टैनन शो जो ब्लेड होता है उस ब्लेड की लंबाई जो होती है 30 cm होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीधी रेखा कटिंग के लिए, बी वक्र रेखा कटिंग के लिए, सी आकृति को काटने के लिए और डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों होगा। याद रखना है कि होल आरी जो है उसका प्रयोग हम वक्र रेखा को काटने के लिए और आकृति को काटने के लिए, दोनों को हम काटने के लिए करते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है कथन का अनुसार है। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट में लिखा हुआ है माइलेट को बनाने में लोहे की धातु प्रयुक्त होती है। कथन 2 लिखा हुआ है हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में होता है। तो इन चारों में से कौन सही होगा? ए कथन फर्स्ट सही है, बी कथन सेकंड सही है, सी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और डी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा बी जो होगा, राइट ऑप्शन होगा कथन 2 जो है सही है। यानी हेक्सा का प्रयोग हम लोहे के लाठों, सीट आदि को काटने के लिए करते हैं। जो सेकंड नंबर जो है वह सही है, फर्स्ट नंबर गलत है क्योंकि माइलेट को बनाने के लिए लोहे की धातु का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए आरी, बी की होल आरी, सी टैनन आरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा की होल आरी जो होगा, की होल आरी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आयताकार बनाने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? की होल आरी कहते हैं। इस तरह अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैंक की लंबाई कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 8 cm से 20 cm, बी 12 cm से 20 cm, सी 10 cm से 20 cm और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए होगा 8 cm से 20 cm। याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो पेचकस होता है उस पेचकस में सैक की जो लंबाई होती है वह 8 से 20 मीटर होती है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जो देखते हैं, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान से देखिए। यह जो आरी है इसका नाम है टैनन आरी। क्या नाम है इसका? टैनन आरी। इसका तो सीधा ही सही है। और ये इसका पेचकस नाम ये भी सही है, इसका फेज टेस्टर नाम है ये भी सही है और इसका पोकर नाम है ये भी सही है। मतलब चारों जो है चारों का मिलान चिन्ह सामने सामने ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। तो देखिए यही तो हस्त औजार है, दोनों तो सेम ही है। जब ये पोकर है तो ये पोकर होगा। तो राइट ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। यह जो उपकरण है इसका नाम क्या है? पोकर। क्या है? पोकर। अगला प्रश्न है फेज टेस्टर का प्रयोग, फेज टेस्टर जो है उसका प्रयोग डैश वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है 300, बी 400, सी 500 और डी 1000। तो राइट ऑप्शन सी होगा 500। याद रखना है फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्टेज यदि 500 होगा तो इस टेस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमको झटका लग सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में लिखा हुआ है स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला एवं पैना चिन्ह औजार। कथन 2 लिखा हुआ ट्राई स्क्वायर में
प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। दोनों जो कथन है दोनों सही है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डैश परखी जाती है। ट्राई स्क्वायर जो यंत्र है इसके द्वारा जॉब की डैश परखी जाती है। तो ऑप्शन ए समकोणता, बी निम्नकोणता, सी अधिकोणता और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा, समकोणता जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग होता है? सवाल है प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होता है उस पर छिद्र करने से पहले किस चिन्ह का मतलब बनाने के लिए औजार का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए डिवाइडर, बी स्क्राइबर, सी पंच और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, पंच का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं पंच का। अगला प्रश्न है इनमें से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्राइबर, ऑप्शन बी डिवाइडर, सी चिन्हन प्लेट और डी पंच। तो इन चारों में से जो होगा राइट ऑप्शन डी होगा, पंच का प्रयोग करते हैं। पंच जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए डैश युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 60 डिग्री, बी में दिया हुआ 90 डिग्री, सी में 120 डिग्री और डी में 75 डिग्री। तो इन चारों में जो होगा हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा 60 डिग्री, मतलब इसका डबल 30 डिग्री का डबल 60 डिग्री राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला प्रश्न है। सवाल है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। तो देखते हैं मिलान करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग करके भी पूछ सकता है। तो कतरन जो है, कतरन का काम कौन करता है? तो हेक्साब्लेड जो है कतरन का काम करता है। और चिन्ह का काम कौन करता है? तो डिवाइडर चिन्ह खींचने का काम करता है। और छेद करने का काम कौन करता है? तो ड्रिल मशीन। और माप करने का काम कौन करता है? स्टील पैमाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल है सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है? सेंटर पंच का पॉइंट कौन कितना होता है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। इन चारों में जो होगा हमारा राइट ऑप्शन निकल के आया डी। डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा 90 डिग्री। याद रखना है सेंटर पंच का पॉइंट कौन 90 डिग्री का कौन बनाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए पेचकस, बी मल्टीमीटर, सी आरी और डी चिमटी। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। आरी को हम हैंड टूल्स में नहीं लाते हैं, क्योंकि आरी जो होता है बहुत बड़ा होता है, ये लकड़ी को काटने में काम आता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। जो चित्र में जो रेती है इस रेती का प्रकार कौन सा है या कैसी आरी है, कैसी रेती है? ऑप्शन ए फ्लैट रेती, बी हाफ राउंड रेती, सी राउंड रेती और डी रास्प कट रेती। तो इसका राइट ऑप्शन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा, फ्लैट रेती इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दोहरी कट रेती, बी डेड स्मूथ रेती, सी बास्टर्ड रेती और डी रफ रेती। तो इन चारों में से इम्पोर्टेंट राइट ऑप्शन क्या होगा? सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है बास्टर्ड रेती का प्रयोग धातु को अधिक घिसने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है
चित्र में दर्शाई गई हस्त औजार का नाम क्या है? तो इस हस्त औजार का नाम रेती है, याद रखना है, क्या है? रेती। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो ऑप्शन ए रफ, बी बास्टर्ड, सी डेड स्मूथ और डी डबल कट। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, डबल कट जो होगा यही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह जो है रेती का ग्रेड का पहचान नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? तो ऑप्शन ए स्क्राइबर, बी सिनप, सी पंच और डी डिवाइडर। तो राइट ऑप्शन होगा बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, सिनप जो है यही औजार चिन्ह नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई कितनी होती है? वायर स्ट्रिपर जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 cm, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी 15 cm, ऑप्शन सी 10 cm और ऑप्शन डी 5 cm। तो इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 20 cm। याद रखना है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई 20 cm होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। वायर स्ट्रिपर की लंबाई कितनी होती है? तो 20 cm होती है। अगला प्रश्न है, सिनप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वाइंडिंग के तारों को काटने में, ऑप्शन बी माइका शीट को काटने में, ऑप्शन सी कठोर इंसुलेशन शीट को काटने में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन होगा डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। मतलब सिनप का प्रयोग हम वाइंडिंग करने के लिए भी करते हैं, माइका शीट काटने के लिए भी करते हैं और कठोर इंसुलेशन शीट काटने के लिए भी करते हैं। तो इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आता है? ऑप्शन ए सी क्लैंप, बी वाइस, सी कोन स्टील और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी होगा, वाइस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत इनमें से कौन से औजार नहीं आते हैं? तो वाइस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। मतलब ये जो एक्स लिखा हुआ है इस भाग को हम क्या बोलेंगे? तो थिम्बल स्केल, मेन स्केल, सिंपडल और फ्रेम, इन चारों में से कौन राइट ऑप्शन होगा? तो राइट ऑप्शन सी होगा, स्पिंडल कहते हैं, जो क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्यों में डैश सेमी जबरे वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए 10 cm, बी 15 cm, सी 20 cm और डी 5 cm। राइट ऑप्शन निकल के आएगा ए 10 cm। याद रखना है, सामान्य कार्यों में 10 cm जबरे वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है, इससे अधिक और काम नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए टूल स्टील, बी लकड़ी, सी प्लास्टिक और डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा, टूल स्टील, यानी सुचालक चीज़ को छेद नहीं करना चाहिए, कुचालक में कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए सैंक, बी बिट, ऑप्शन सी टिप और ऑप्शन नंबर डी जो है फ्लूट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ड्रिल मशीन का सैंक पकड़कर हम उसको चलाते हैं, ना कि तीनों। तो अगला प्रश्न है, विद्युतकार क्वेश्चन है, विद्युतकार यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पेनर उपयोग होते हैं? ऑप्शन ए सिंगल एंडेड स्पेनर, ऑप्शन बी डबल एंडेड स्पेनर, सी रिंग स्पेनर और डी स्पेशल स्पेनर। तो राइट ऑप्शन हो क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, डबल एंडेड स्पेनर। याद रखना है, जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वे डबल एंडेड स्पेनर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पेचकस, बी स्वचालित सोल्डरिंग मशीन, ऑप्शन सी चिमटी और ऑप्शन डी आरी। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, स्वचालित सोल्डरिंग मशीन। यह तो मशीन जो है अपने से चलती है, तो यह हैंड टूल में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन
सोल्डरिंग आयरन कितने तापमान पर सफलतापूर्वक कार्य करता है? याद रखना है, सवाल है सोल्डरिंग जो आयरन होता है वह कितने तापमान पर सही से काम करता है। ऑप्शन ए 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 220 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस और डी 400 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन होगा डी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा, 400 डिग्री सेल्सियस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आकार में लग्स नहीं बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए आयताकार, बी रिंग, सी स्पेड और डी बेलनाकार। सही उत्तर होगा डी जो होगा सही उत्तर होगा बेलनाकार। याद रखना है बेलनाकार आकार में लग्स नहीं बनाए जाते हैं, बाकी तीनों आकार में लग्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सवाल है, रिवेटन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस लिए किया जाता है? याद रखना है सवाल को, रिवेटन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए छेद करने के लिए, बी कैबिनेट निर्माण के लिए, सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट निर्माण के लिए। सवाल है और जवाब भी है। सवाल है, रिवेटन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस लिए करते हैं? तो याद रखना है कैबिनेट निर्माण के लिए करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे वाले चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती धारा एवं इससे संबंधित परिपथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे, जो कि ICTSM इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और MRSC के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो लास्ट सवाल है, टैग की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। टैग की रिवेटिंग द्वारा क्या करते हैं हम? ऑप्शन ए स्थायी संयोजन, बी अर्ध स्थायी संयोजन, सी अस्थायी संयोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, अर्ध स्थायी हम संयोजन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ICTSM और MRSC का जो ट्रेड है, इन ट्रेड में 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर का हम प्रत्येक चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे। आप देखिए और लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।